नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं एपीएन लोकतंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की। क्या कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए? क्या छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षाएं टालने पर विचार होना चाहिए? जैसे तैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और उनके परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ती जा रही हैं। मई में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। छात्रों और अभिभावकों की तरफ से सरकार से परीक्षाएं रद्द करने की मांग उठ रही है। पीएम मोदी तक अभिभावकों ने चिट्ठी लिखी है। कई राज्य सरकारों ने स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख भी बढ़ा दी। अब सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के लिए केंद्र सरकार पर काफी दबाव है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी दल के नेता भी कह चुके हैं सरकार को परीक्षाएं रद्द करनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच में होनी है। परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक आएंगे। अब देखना होगा कि सरकार परीक्षाएं रद्द करती है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करेगी सरकार? क्या कोरोना को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं तारीख आगे बढ़ाएगी सरकार? क्या ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी? इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तलाशेंगे और साथ ही जो हमारे मेहमान होंगे उनसे पूछेंगे भी। लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। कोरोना चरम पर है। लगातार महामारी का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है और इन्हीं हालातों में करीब 1 महीने बाद सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी है। जब सीबीएसई ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा की थी, उस वक्त देश में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अभी संक्रमण के जितने मामले एक दिन में दर्ज किए जा रहे हैं, उतनी संख्या में मामले कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान भी नहीं आए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए अभिभावकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परीक्षा को रद्द करने और आंतरिक समीक्षा के जरिए छात्रों का आकलन करने की मांग की है। सोशल मीडिया में बीते कुछ दिनों से कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसके जरिए लोग सरकार से परीक्षा रद्द करने या टालने के लिए कह रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों ने स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी परीक्षा की तारीखों पर पुनर्विचार करें। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने की अपील की है। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इन हालातों में परीक्षा करवाने को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इन्हें रद्द करने या स्थगित करने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सीबीएसई जैसे बोर्ड के लिए ये बेहद गैर जिम्मेदाराना है कि वो मौजूदा हालातों के बीच छात्रों को परीक्षा के लिए आने को बाध्य कर रही है। इन परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए, कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए या फिर इस तरीके से कराया जाना चाहिए कि छात्र परीक्षा केंद्र में भीड़ का हिस्सा न बने। सीबीएसई ने 8 अप्रैल को बड़ी घोषणा कर आश्वासन दिया था कि बोर्ड परीक्षा के कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त के बाद आज तक हालात और भी गंभीर हो गए। ऐसे में परीक्षा पर फैसला सीबीएसई को जल्द करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, सवाल यही है, क्या बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए? 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, क्या उनको इन हालातों में, इन परिस्थितियों में करवाना ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल, जो कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना की रफ्तार नियंत्रण से बाहर हो गई है और इन हालातों को देखते हुए क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, क्या छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षाएं टालने पर विचार होना चाहिए? और अगर परीक्षाएं टाली जाती हैं या फिर रद्द कर दी जाती हैं तो फिर आने वाले समय में उसका असर क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? और जिस परिपाटी के साथ फिलहाल ये पढ़ाई हो रही है, जिस परिपाटी
परिपाटी के साथ एग्जाम्स दिलवाने की या फिर एग्जाम्स लेने की बात कही जा रही है, उस परिपाटी के तहत आखिर किस तरह के समाज का निर्माण होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा की क्या गारंटी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली में ही 6 लाख विद्यार्थी हैं जो कि बोर्ड की परीक्षाएं देंगे, और ऐसे में अगर पूरे देश की बात की जाए तो वहां पर भी हर एक जगह पर खास तौर पर व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? कोरोना काल को देखते हुए क्या गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? क्या स्टूडेंट्स मास्क पहन कर आ रहे हैं? क्या टीचर्स यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन कर रहे हैं? इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है, और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इन चुनौतियों के तहत क्या सरकार पार पा पाएगी? और एग्जाम्स अगर हो भी रही हैं, अगर माना ये जाए कि अगर ऑफलाइन एग्जाम हो भी रहे हैं, तो बच्चे कितना तैयार हैं? क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो बच्चों ने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के तहत क्या बच्चे इतने तैयार हैं मानसिक तौर पर, और क्या अभिभावक इतने तैयार हैं कि वो अपने बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम दिलवाने के लिए पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके मार्कशीट को लेकर, उनके मार्क्स को लेकर क्या आश्वस्त हैं कि जो पढ़ाई हो रही है, जो परीक्षा होगी, वो पूरी तरीके से उनके आने वाले भविष्य के निर्माण में सार्थक साबित होगी? तो ऐसे कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, और सबसे अहम बात ये भी है कि ये जो समस्या है, इस समस्या के चलते अगर चुनौती सरकार के सामने है, तो उससे भी बड़ी चिंता यहाँ पे परिजनों के लिए है, बच्चों के लिए है। क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और उनके परिजनों के माथे पर तो इसी बात को लेकर लगातार चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं कि अगर ऑफलाइन एग्जाम होते भी है तो आखिर बच्चे एग्जाम देंगे कैसे? खासतौर पर जो गाइडलाइंस है, क्या उनका पालन हर सेंटर में करवाया जाएगा? और साथ साथ छात्रों और अभिभावकों की तरफ से बाकायदा इस बार तो सरकार से परीक्षाएं रद्द करने तक की मांग भी उठाई गई है। यहाँ तक कि अभिभावकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी तक लिखी है। कई राज्य सरकारों ने स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख बढ़ा भी दी है, और अब सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के लिए केंद्र सरकार पर काफी दबाव है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी दल के नेता भी कह चुके हैं कि सरकार को परीक्षाएं रद्द करनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच में होनी है, और परीक्षाओं के नतीजे 15 जुलाई तक आएंगे। अब सबसे अहम बात यही है कि सरकार परीक्षाएं रद्द करती है या फिर कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था बनती है। और ऐसे में क्या सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करना सरकार के लिए आसान है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए भी आने वाले समय में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स को टालने की, रद्द करने की लगातार जो बात है, सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं, और साथ ही कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी भी इस बाबत कह चुकी हैं कि परीक्षाओं को स्थगित करना जरूरी है, खासतौर पर इस कोरोना काल को देखते हुए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सरोज शर्मा हैं जो कि चेयरमैन हैं एनआईयूएस की, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, और केजी सुरेश हैं जो कि कुलपति हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही रीता सिंह है डायरेक्टर इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ स्कूल, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। केजी सुरेश जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके साथ साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी दोनों कहते हैं कोरोना काल को देखते हुए परीक्षाओं को, खासतौर पे सीबीएसई की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, उनको स्थगित किया जाए। कितनी वाजिब लगती है आपको इनकी ये मांग? प्रियंका, मैं किसी नेता विशेष के पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। क्या कोरोना का कोई डेट है क्या कि इतने तारीख तक की कोरोना रहेगा और आगे नहीं रहेगा? कि हम सेकंड कहा जाता है कि द्वारा अभी पहुंचा ही नहीं है, और सेकंड के बाद कई मुल्कों में थर्ड वेव भी चला है। हमें कैसे समस्या से निपटना है जो हमारे नियंत्रण नहीं है, ना हमें कोई। क्या इसके लिए हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें? आज अगर इसमें बड़े बड़े महाकुंभ हो सकता है, राजनीतिक रैलियां हो सकती है, मैं सिर्फ इतना क्या पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरुआती दौर हुआ तो हमने उस वक्त एग्जाम कंडक्ट किए? क्योंकि देखिए, ये एक बोर्ड को
पोस्टपोन करने का मतलब है कि आप नीट को पोस्टपोन करेंगे, जी को पोस्टपोन करेंगे। एक पूरा प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि आपके विश्वविद्यालय में आप एग्जामिनेशन को आपने साल टाल दिया। पूरे वर्ष के बच्चे जो है वो इसी के लिए तैयारी। हो सकता है कि कई लोगों ने ये सुझाव दिया है कि उनको असेसमेंट किया जाए इंटरनल मार्क्स। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इंटरनल्स कुछ परफॉर्म करते ही नहीं है। वो इंतजार करते हैं साल के अंत में हम जो है परफॉर्म करेंगे, तो वो लाइटली इंटरनल्स और बाकी चीज। वो कहते हैं कि हमको बड़ा एग्जाम दे, तो उसकी तैयारी कर। तो कुछ दिन अगर किसी बहुत ही ज्यादा की वजह से अगर कुछ दिनों के लिए टलता है तो ठीक है, लेकिन इसको इसे कहते हैं कि ऐसा डिले जिसका कोई डेट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि कभी ना कभी तो ये समस्या तो अब रहने वाली है, ये कोई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो इस बात को जरूर नजरअंदाज नहीं करना। बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में बाकायदा गाइडलाइंस का पालन करते हुए एग्जाम्स करवाए जाने चाहिए। आप इसके पक्ष में हैं? ठीक है। हाँ, अगर इस वक्त कोई बहुत समस्या है तो कुछ दिन के लिए टाल दीजिए, लेकिन देर से देर कराना तो यही है। उससे हम बच कर सकते हैं। हमने पहले सोचा था, पहले आपको याद होगा पिछले वर्ष 15 दिन का जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने कराया तो आपने सोचा कि उसके बाद तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। 1 साल से ऊपर हो गया, कुछ हुआ गया। तो ये सच्चाई है, हकीकत है, इसका सामना करना पड़ता। अब हमें तैयारी होके, देखिए वैक्सीनेशन के बाद भी जब कहते हैं कि मास्क की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, तो उसके साथ ही क्यों नहीं हम सैनिटाइजेशन सब व्यवस्थाओं के साथ, भले थोड़ा दिन लग जाए उसके लिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ करें। अगर हम कई फेजेस में करा सकते हैं, 8 फेज में, तो एग्जामिनेशन फेजेस में कराएं। चाहे तो उसके लिए अलग एग्जामिनेशन पेपर तैयार हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप तैयारियों के साथ करें, करना जरूर है, तो इतना विलंब करें। ठीक है। सरोज शर्मा जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो केजी सुरेश जी का कहना यह है कि आप कब तक टालेंगे? जब इलेक्शन हो सकते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, पुडुचेरी हो, या फिर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु हो, जब वहां पर एग्जाम, वहां पर बाकायदा अगर देखा जाए तो इलेक्शंस हो सकते हैं, वोटिंग हो सकती है, कुंभ हो सकता है, आईपीएल हो सकता है, तो फिर आखिर एग्जाम्स में क्या परेशानी है? क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि जब सारी चीजें संभव है तो ये क्यों नहीं, एग्जाम्स क्यों नहीं? देखिए, पिछला जो 1 वर्ष रहा वो न सिर्फ बच्चों का, हम शिक्षाविदों का और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रशासकों के लिए भी बड़ा ही परीक्षा का साल रहा। हर क्षेत्र में हमें परीक्षाएं देनी पड़ी, चाहे कक्षाओं में हम विषय वस्तु को हम दें, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से। बाद में ऑफलाइन में कक्षाओं में कुछ बच्चों को इजाजत भी मिली कि वो जाके पढ़ें। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न परीक्षा से संबंधित है, पिछले जनवरी में हमने एक बीड़ा उठाया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान NIOS का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मुझे एक बीड़ा दिया गया कि हम पूरे देश में लद्दाख से लेके अंडमान निकोबार तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक हमारे स्टडी सेंटर हैं, एग्जामिनेशन सेंटर हैं, और हमने करीब 2.25 लाख बच्चों का की परीक्षा ली। और इसमें ये है कि हमने एक विशिष्ट गाइडलाइन तैयार करी, जो हमने वेबसाइट पे भी किया। यहाँ तक कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए भी हमने गाइडलाइन निर्धारित करे। हर कक्षा में 12 बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का निर्धारण करते हुए हमने किया। पानी का प्रबंध, सैनिटाइजेशन का प्रबंध, हाथ धोने का प्रबंध, मास्क वगैरह सारी सुरक्षा की गाइडलाइंस के साथ। और आपको निश्चित रूप से जान के खुशी होगी कि कहीं से भी हमें किसी भी तरह की अव्यवस्था की शिकायत नहीं मिली। बहुत ही एक सफलतापूर्ण हमारा प्रयोग था। हालांकि प्रारंभ में मैं और मेरी पूरी टीम थोड़ा सा आशंकित थे कि ऐसी स्थिति में जब कोरोना अपने जन्मोत्कर्ष में है, इस तरीके की परीक्षा कराना, और वो भी लाखों की विद्यार्थियों का, न केवल एक शहर में, पूरे देश में। लेकिन ये बहुत ही हमारा सफल प्रयोग रहा और एक तरीके से सफल अनुभव रहा। तो आज भी कोरोना अपना सिर उठा रहा है। जैसे मुझसे पहले भी जो वक्ता है उन्होंने कहा कि हम कब तक इंतजार करेंगे। निश्चित रूप से हर चीजें चल रही हैं देश में। हम पूरी तरीके से मार्केट नहीं बंद कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम
अन्य संस्थाओं को नहीं बंद कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है। निश्चित रूप से जो फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस की बात होती है उसके लिए तो हमें तैयार होना पड़ेगा कि या तो हम ब्लेंडेड मोड में परीक्षा लें या फिर हम पूरी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा की तरफ मुड़े। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है, मुझे लगता है एक सिरे से ऑफलाइन परीक्षा को खारिज करना एक बहुत विचारणीय प्रश्न नहीं होगा। हमारे बच्चे जो साल भर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ब्लेंडेड मोड से भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मोड से भी पढ़ रहे हैं, काफी बच्चों को ये ऐसा लगेगा कि जो उन्होंने तैयारी की है, अगर उनको सभी को एक तरीके से अंक दे दिए जाए तो कहीं ना कहीं जो मेहनत करते हैं उनको लगेगा कि उनके साथ पक्षपात हुआ है या निश्चित रूप से न्याय नहीं मिला है। मेरा ये कहना है कि हम कुछ दिन रुके, देखें। अभी का जो समय है वो बहुत ही चरमोत्कर्ष पे है कोरोना के। निश्चित रूप से जो एक लाइन जा रही है, जो पीक की तरफ बढ़ रही है, जिस तरीके से टीकाकरण हो रहे हैं, सावधानी सरकार रख रही है, ग्राफ नीचे गिरेगा। एकदम से ये जल्दबाजी होगी कि बोर्ड की परीक्षाओं को सिरे से खारिज कर देना। लेकिन हाँ, कुछ हम उसको बढ़ा सकते हैं। इन दिनों को एकदम तुरंत ना करा के कुछ दिन हम 1 महीने 1.5 महीने बाद करवा सकते हैं पूरी तैयारी के साथ, लेकिन सुरक्षा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हमें ऑफलाइन परीक्षा में इस पक्ष में हूँ कि आज की परिस्थितियों न सही, लेकिन 1-1.5 महीने बाद हम जरूर ऑफलाइन परीक्षाएं करवाएं। बिल्कुल, यानी कि आप स्थगित करने के पक्ष में हैं लेकिन रद्द करने के पक्ष में नहीं है। आपका कहना सिर्फ इतना है कि देखिए एग्जाम्स होने जरूरी हैं। ठीक है, यहाँ पे रीता सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि डायरेक्टर है इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ स्कूल की। रीता जी, अभी जिस तरह से कह रही थी सरोज शर्मा जी कि बच्चों ने तैयारियां की हैं, बच्चे एग्जाम्स के लिए उन्होंने 1 साल तक तैयारी की है, पूरी तरीके से वो तैयार हैं, और ऐसे में अगर एक तरीके से बच्चों को अगले क्लास में रखा जाता है, भेजा जाता है, तो बच्चों के साथ अन्याय हो सकता है कि हमने इतनी मेहनत की और सभी को एक तरह के मार्क्स दे दिए गए। तो ऐसे में स्थगित कर दिए लेकिन रद्द मत कर दीजिए। सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई है, क्या उसके लिए हर बच्चा तैयार है? बच्चे ने कितने पढ़ा वो ठीक है, लेकिन टीचर्स ने कितना पढ़ा पाए वो ऑनलाइन के जरिए, ये भी तो सवाल उठता है कि वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आश्वस्त है कि ऑनलाइन के जरिए जो भी उन्होंने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया है? बहुत सारी बातें हैं इसमें। पहली बात कि स्थगित करने के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि समय जा रहा है। अगर समय का बहुत वैल्यू देने की कोशिश की जा रही है तो पूरी दी जाए। साल की बर्बाद होने की बात कर रहे हैं, जो मैं इसमें फेवर में बिल्कुल नहीं। बर्बाद किसी का साल नहीं हो रहा है, हम सब बहुत ट्राइंग टाइम से गुजर रहे हैं और इस समय हमें लार्जर ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना है। लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स सबकी हेल्थ एंड ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है इसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मुझे हर 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 रोल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं बिल्कुल सुरेश जी की भी बात से सहमत हूँ कि आईपीएल ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ एग्जाम से ही क्यों दौड़ की जाए। थोड़ा मैच्योर तरीके से सारी सिचुएशन को देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम ले क्यों रहे हैं? हाँ। हम जब कहते हैं कि हम हर बच्चे की यूनिक इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, यही समय है कि हम उसकी यूनिक इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं और एक यूनिकनेस बच्चे के स्कूल के लेवल का एग्जाम ही जान पाएगा। अब ये हटाया क्यों गया होगा बहुत सालों पहले? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म विजन वाले स्कूल्स रहे होंगे जिन्होंने नंबर आराम से बांटे होंगे, सही में असेसमेंट बच्चों के नहीं किए होंगे। मैं अगर इन एग्जाम्स को भी 2 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, 10th और 12th में, 10th का एग्जाम तो इमीडिएटली अंडू हो सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि 10th के एग्जाम की क्या जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ बाकी स्कूल सिर्फ अपना एक पैरामीटर सेट करने के लिए या बैरोमीटर सेट करने के लिए यूज करते हैं। इस बच्चे के साइंस में इतने नंबर है तो हम साइंस देंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे क्या लगता है कि 10th का तो बहुत आराम से, उस समय बच्चे थोड़े से इमेच्योर भी हैं, थोड़े से अपनी शायद प्रोटोकॉल को शायद फॉलो करने में शायद ढील दें, तो 10th का आराम से स्थगित मैं नहीं कह रही हूँ, कैंसिल भी हो सकता है और इंटरनल मार्क्स के हिसाब से जो भी क्वालिफाइड या मार्क्स क्यों देने, हम सीधी ये बात कर रहे हैं क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड, सिर्फ 2 क्राइटेरिया कर दे कि हाँ ये बच्चा क्वालिफाइड है, ये बच्चा नॉट क्वालिफाइड है। वो डिसीजन एक स्कूल भी ले सकता है अपने बच्चे के बारे में। बहुत मैक्रो लेवल प्लानिंग की जरूरत है इन सब चीजों के लिए। अब हम 12th पे आते हैं। 12th में अगर ये एग्जाम होता है, मेरे को पूरा विश्वास है सीबीएसई और बाकी संस्थाओं की कैपेबिलिटी पे, जब वो 2,500 एक्स्ट्रा बोर्ड सेंटर बना सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम या इस बीच में कुछ किसी को अगर कोविड हुआ तो उसको री एग्जाम का भी प्रोविजन दे रहे, बहुत सारे आप प्रोविजन देखेंगे। और जिस तरीके से
जो सेंटर्स चूज किए गए हैं वो बहुत ही केपेबल, कॉम्पिटेंस और बहुत एक्सपीरियंस स्कूल और स्कूल प्रिंसिपल्स वालों को सेंटर्स चूज किए गए हैं। तो मुझे कोई मतलब मेरे मन में डाउट नहीं है कि ये एग्जाम स्मूथली नहीं चलेगा, डेफिनेटली चल सकता है। ठीक है, लेकिन इससे बेटर प्लानिंग मेरे ख्याल से होगी कि हम ये बच्चे ये नंबर लेके करने क्या वाले हैं दिसंबर, ये एग्जाम के रिजल्ट को वो करने क्या वाले हैं। वो यूनिवर्सिटी में पार्ट लेने वाले हैं, IIT में ज्वाइन करने वाले हैं, प्रोफेशनल कॉलेज जाने वाले हैं। मुझे लगता है हम एग्जाम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा विचार है कि यूनिवर्सिटीज, रिसीविंग इंस्टीट्यूशंस, जिन जिन कोर्सेज के इनको आगे जाना है वो रिसीव कैसे करेंगे इन बच्चों को, अपना क्राइटेरिया कैसे बिल्डअप करेंगे, क्या इन बच्चों को बुला के ग्रुप डिस्कशन या उनका वाइवा वोट, जो मेहनत या पैसा एक मिनिस्ट्री इसमें लगा रही है वही मिनिस्ट्री उस तरफ पैसा लगाएगी। एंड लेट एवरी इंस्टीट्यूशन डिसाइड वो अपना बच्चा अपना इनपुट कैसे रिसीव करेगा। अपराजिता, गौतम जी, यहाँ पर अगर देखा जाए जितने भी मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सभी का यही कहना है कि परीक्षाएं रद्द नहीं होनी चाहिए, स्थगित हो सकती हैं लेकिन रद्द नहीं होनी चाहिए। ऐसे में चूंकि आप दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सभी पेरेंट्स से आपने मुलाकात भी की होगी, तो ऐसे में वो कितने तैयार हैं, किस हद तक तैयार है वो इन परीक्षाओं के लिए? देखिए, जहां तक हम दिल्ली के पेरेंट्स की बात करें, हाँ। क्योंकि अभी अगर हम बात करें पेरेंट्स से, हमने जितने भी कल हम लोगों ने वेबिनार किया उसमें भी मोस्टली पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि एग्जाम जरूर होंगे, रद्द करने की बात कोई नहीं कर रहा। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। मैं थोड़ा सा आंकड़ों के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगी। जहाँ पे बोर्ड पे करीबन 10th और 12th के 30 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। तो हमारा ये प्रपोजल है, इनफैक्ट मैंने सभी पैनलिस्ट को सुना है, तो हम भी यही चाहते हैं अगर जिसकी 2/3 जो मेजोरिटी है 10th क्लास, अगर 10th क्लास के एग्जाम को कैंसिल कर दें और उनको इंटरनल असेसमेंट बच्चों को मार्क्स देख के उनको पास कर दें। जैसे हमारे बाकी अनुभवों ने भी कहा है कि उसके बाद उनको सब्जेक्ट चूज करने होंगे। बट रही बात 12th की, क्योंकि 12th के बाद बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता है, कोई इंडिया में ही लेगा, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा, वहां पर ये जो मार्क्स होते हैं बहुत मायने रखते हैं। उसके अतिरिक्त इन्हीं बच्चों को एग्जाम देने हैं, डिफरेंट आप जेईई बात कर लीजिए, कैट बात कर लीजिए, नीट बात कर लीजिए, कोई सा भी बात करें। तो अगर जैसे मैंने आप आंकड़ों से बताया, अगर हम 10th का हम CBSE रद्द कर उनको इंटरनल असेसमेंट से पास करने की बात करती है, तो वहाँ थर्ड हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो वहाँ हमारे पास रियलिटी के 12th क्लास के 12 लाख 13 लाख स्टूडेंट्स बचेंगे जिनका एग्जाम कंडक्ट करना। अब बात आती है एग्जाम कब कंडक्ट करना है। उसके लिए हमारा ये प्रपोजल है कि आप CBSE है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑल इंडिया लेवल पे ये होना है, आप सभी स्टेट की गवर्नमेंट से बात कीजिए, जैसे यहाँ पे शिक्षाविद जुड़े हुए उनसे बात कीजिए, पेरेंट्स के लिए पोल ओपन कीजिए, एंड दैट पोल शुड बी ओपन फॉर एवरी पेरेंट। यहाँ पर पेरेंट्स की आप राय दीजिए। कई बार पेरेंट्स की राय अलग होती है, शिक्षाविदों की अलग हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बेहतर नतीजे पे पहुंच पाए। अपनी बातों में एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगी। जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं और बच्चे ऑफलाइन क्यों नहीं जाना चाहते, हमें इन सब पे गौर करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो हुई है साल भर में रिसर्च पे खाना पुट्टी हुई है, कहीं ना कहीं बच्चे डरे। दूसरा, जो बच्चे दिल्ली की हम बात करें 3 महीनों में ऑफलाइन गए हैं, हमने SOP का वॉयलेशन होते हुए देखा है, क्लियर पर वॉयलेशन होता है। तो बच्चे ये देख रहे हैं कि मेरे साथ का ही बच्चा कोरोना पॉजिटिव है, वो आया, स्कूल की तरफ से कोई चेकिंग नहीं हुई है, मैं पॉजिटिव जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए तो SOP को कहने को गाइडलाइंस बनाई गई है, और ये देखिए ये मैंने बनाई है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो उसी एक्ट के अंतर्गत हमारी वॉयलेशन करने वालों के 2 उसमें कार्रवाई होती है, जिसमें IPC 188 लगता है, और DMA की जो सेक्शन हम बात करें 55 से 60 तक का हम सेक्शन लेते हैं, उसमें भी यहाँ पर टेस्ट करने की बात है, आप उसमें एक्शन लेने की बात है। तो बच्चों को सुरक्षा देना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि जान है तो जहान है, कोई पेरेंट अपने बच्चों को रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अगर हम पेरेंट्स के बच्चे में ये सोच देते हैं कि हम पूरा SOP का पालन कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि पूरे देश में अब तक ये हुआ है कि पेरेंट्स से अनुमति मांगते। अब देखिए, बच्चा मेरा इसलिए मुझे अनुमति देनी है, इन केस कोल्ड प्रेमाइसिस की वजह से मेरा बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो भी पेरेंट्स करते, क्यों?
यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनफैक्ट स्कूल में वो वहां पर एग्जाम हो रहा है, वहां अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट कर देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आज के डेट में एंजाइटी में है, जो पेरेंट एंजाइटी में है, उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपने बच्चे के एग्जाम के लिए भेज सकती हूँ। ठीक है। केजे सुरेश जी, अभी जिस तरह से कह रही थी अपराजिता दी कि 12वीं के बाद, 12th के बाद कई बच्चों को यूनिवर्सिटीज में जाना होता है, कई बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं और ऐसे में मार्क्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व रखते हैं कि बाकी के जो संस्थान है वो उन बच्चों को उन मार्क्स की एबिलिटी पे किस तरीके से लेते हैं। अब सवाल वही खड़ा हो जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। हमारे देश में अगर देखा जाए तो एक बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा ऐसा होना है, एक ऐसा हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से संसाधनों से युक्त नहीं है। उनके पास ना तो स्मार्टफोन है, ना ही इंटरनेट की सुविधा है ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। ऐसे में बराबरी कैसे होगी फिर? लेकिन ये एक हकीकत है, जैसे कि बताया गया कि ये का एग्जामिनेशन 10th का ठीक है, आप असेसमेंट लीजिए, लेकिन 12th का पूरा करियर डिसाइड करता है जी। बच्चे पूरे तैयार होते हैं साथ घर, कोई कोचिंग ले रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा एक तबका है जो शायद कोचिंग ले पा रही है, जो एग्जाम में नहीं, मतलब क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ये भी है जो जिन क्लासेस अटेंड किए हैं, जो कोचिंग भी कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके बहुत बड़े एक तादाद में एक, और इन सबको एडमिशन भी देना है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, उसका भी डेडलाइंस है। जैसे मैंने कहा कि नीट है, जी है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके लिए तैयार करना है। क्या हम पूरे कॉलेज का जो एडमिशन का प्रोसेस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बाकी विश्वविद्यालयों का, क्या हम सब को भी डिले करते हैं क्या? तो एकेडमिक सत्र, वैसे ही पिछला एकेडमिक सत्र काफी देखा कि काफी नुकसान है। क्या यही अगले साल भी होगा? मुझे लगता है कि बहुत पेचीदा है 12वीं का सवाल, तो इस पर बहुत सोच समझ के इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें तो राय, देखिए पिछले वर्ष भी हुआ था, लेकिन इस वर्ष आपका ये बहुत ही जायज का ये सोचना है कि बहुत बड़े, लेकिन क्या करें उनकी? क्या हम आप बोल सकते हैं क्या ये जो जिन्होंने ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं कर पाए, अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि अगला सत्र भी है कोई आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आ जाएगा। तो ऐसे में क्या हम 0 ईयर घोषित करते हैं क्या? फिर इन बच्चों का भविष्य क्या? कहीं ना कहीं तो एक का तो लेना ही। ठीक है सरोज शर्मा जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है कि आपके पास 2 तरह के बच्चे, एक बच्चे वो जिनके पास सारे संसाधन हैं, सारी सुविधाएं हैं कि वो आराम से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में किसी पॉइंट पर अगर उन्हें दिक्कत है वो तो सीधे जो टीचर हैं उनसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन उनसे सलाह ले सकते हैं। एक तबका वो है बच्चों का जिनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं, जिसके चलते उनके पास वही बुक्स हैं, वही किताबें हैं, उन्हीं के जरिए उनको तैयारी करनी है। और वही अगर उनको की दिक्कत होती है किसी पॉइंट्स पर, किसी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में, तो सलाह लेने के लिए या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए वो आखिर जाए तो जाए कहाँ? तो आपको नहीं लगता कि अगर एग्जाम्स होते हैं ऑफलाइन तो कुछ पक्षपात हो सकता है? ये देखिए, आपने जहां तक बात की कि शिक्षा का हम कैसे प्रचार प्रसार करें, और जो हैव और हैव नॉट की आपने बात की, कुछ के पास संसाधन है, कुछ के पास नहीं है। भारत बड़ा ही विशाल देश है जी, और विभिन्न राज्य हैं, पहाड़ी जगह है, जंगली जगह है और समुद्री जगह है, और इसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो सकती है, डिजिटल डिवाइड की भी बात होती है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात है, मैं इससे कुछ हद तक आपसे असहमत हूँ। हम प्रधानमंत्री ई विद्या के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्रधानमंत्री ई विद्या के चैनल के द्वारा हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। और कोरोना काल में न केवल कन्वेंशनल मोड के बच्चे
हम तो ओपन स्कूलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेंशनल मोड के बच्चे सीबीएसई और अन्य जो स्टेट बोर्ड हैं पूरे देश में, उन्होंने भी इन चैनलों पे जो पढ़ाया गया टेलीविजन के माध्यम से इसका लाभ उठाया। उसके अलावा कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो वाहिनी, मुक्त विद्या वाहिनी हमारे एनआईओ संस्थान की तरफ से है। तो ये सारी चीजें हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने मोबाइल ऐप का उद्घाटन हमारे यहाँ किया, जिसके द्वारा भी हम वीडियो उपलब्ध है। दीक्षा पोर्टल पे बहुत ज्यादा वीडियो है, ऑडियो है और इस तरीके की पाठ्यक्रम की सहायक सामग्रियां भी उपलब्ध हैं, जो कि बच्चे ऑनलाइन मोड में, इसके अलावा टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सहायक रहे हैं बच्चों के लिए पिछले दिनों। तो ये कहना कि सिर्फ अमीर बच्चे ही या जो हैव्स वाले बच्चों की जिन आपने बात की, जो संसाधनों से युक्त है, जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, या जो एक तरीके से कुछ प्रतिशत विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, जो सो कॉल्ड अच्छे स्कूल माने जाते हैं, संसाधनों से स्कूल माने जाते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव रहा है समाज का वो तबका भी जो वंचित रहा है। हमारी स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई है कि उस वंचित तबके तक, सुदूरवर्ती क्षेत्र तक रहने वाले बच्चों से हम ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड के द्वारा पहुंचे। तो ये बहुत सक्सेसफुल प्रयोग रहा है। जहाँ तक परीक्षाओं की बात आपने की है, मैं फिर अपने पूर्ववर्ती जो वक्ता हैं उनकी बात को एंडोर्स करूंगी कि हम 3 स्तरों में पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे प्राथमिक स्तर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की, जैसे आपने भी बात कही। हो सकता है इसमें हम कुछ छूट दें कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें हम प्राथमिक स्तर पे थोड़ा सा छूट दें, उनको पास कर दें। लेकिन जहां तक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का प्रश्न है, सेकेंडरी में भी सोचा जा सकता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। मगर सीनियर सेकेंडरी में बच्चों को, विदेश में भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं जाने की, विश्वविद्यालयों में भी उनको एडमिशन लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी उनको देने हैं, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या विभिन्न तरीकों के लॉ स्कूल में भी, या इस तरीके के विभिन्न जो प्रोफेशंस है उसमें उनको एडमिशन लेना है। तो कब तक टालें या न कराएं? जैसा मैं फिर कहूंगी कि हम एक बार जो अभी डिसीजन लेंगे उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 1 मिनट में ये निर्णय ले लें। उन बच्चों ने जिन्होंने बहुत मेहनत की है, शायद उनके साथ पक्षपात होगा। जिन्होंने मेहनत नहीं की है, सबको एक सिरे में हाँकना भी मुझे लगता है कि बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो इसमें हमें बैठ के सोचना होगा और परीक्षाएं रद्द करने की अपेक्षा अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है, फिलहाल तो मेरा ये कहना है कि अभी हम जिस प्रक्रिया में है, जो हमने नीति निर्धारण किए हैं, हम जो गाइडलाइंस की बात करते हैं उनके द्वारा हम सीख रहे हैं। अगर स्थिति बहुत खराब होती है तो निश्चित रूप से स्थगित करने को सोचा जा सकता है और शायद ये तभी हम जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं एक निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है कि हमें तुरंत कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए। जहां तक आपने बात की पेरेंट्स के व्यू के हिसाब से, मेरी भी अपनी बेटी है जो कक्षा 12 से इस बार बोर्ड की परीक्षा देगी, उससे भी मैं बात करती हूँ, उसके मित्रों के राय लेती हूँ, तो उनका भी यही कहना है कि शायद इसको अभी तुरंत रद्द करना ठीक नहीं होगा, या स्थगित बेशक किया जा सकता है, लेकिन खारिज करना कि परीक्षा ही ना हो। और जैसा कि मैंने अपना सफल प्रयोग भी बताया कि हमने लाखों बच्चों की परीक्षाएं कोरोना काल का जो चरमोत्कर्ष था उसमें लिया है। तो निश्चित रूप से अभी हम उस अवस्था में इतने विकसित नहीं हुए हैं कि हम पूरी की पूरी ऑनलाइन परीक्षा ले सके। लेकिन हाँ, ब्लेंडेड बोर्ड में जैसे पेरेंट यहाँ पे मौजूद है, वो कह रही थी कि कुछ रुचियों के अनुसार भी हम देख सकते हैं, तो विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय हो सकती हैं वो सारी चीजें। हम निश्चित रूप से हमारी जो परख करके एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात की गई है कि बच्चों का हम असेसमेंट किस तरीके से करें, उस पे काम हो चुका है। वो निश्चित रूप से समाज के सामने जल्दी ही लाया जाएगा मंत्रालय के द्वारा। लेकिन उसमें भी इन सारी चीजों में ब्लेंडेड बोर्ड में परीक्षा की बात की गई है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति दिखती है, अगर बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ता है तो पेरेंट्स की भी राय या बाकियों की राय लेके निश्चित रूप से हम इसको ले सकते हैं, लेकिन खारिज करना मेरे ख्याल से बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर हम ये भी पूछेंगे कि आखिर सरकार के साथ जो अगर फैसला करती है सरकार एग्जाम्स को करवाने के लिए 10वीं और 12वीं के, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है रीता सिंह जी कि ठीक है, पक्ष में है कि एग्जाम्स होने चाहिए, रद्द नहीं होने चाहिए, लेकिन एक बड़ी चुनौती है कोरोना काल में बच्चों को मैनेज करना, गाइडलाइंस का पालन करवाना स्कूलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है कि अगर सरकार कहती है कि आप बोर्ड की परीक्षाएं करवाइए, स्कूल कितने तैयार हैं? रीता सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन यहाँ पर एक वाजिब सवाल ये भी उठता है कि आखिर स्कूल्स की तरफ से तैयारियां क्या हैं और किस हद तक स्कूल जो एग्जाम्स है वो ऑर्गेनाइज करवा पाएंगे। अगर ये सवाल देखा जाए यहाँ पर सरोज जी, तो आपको लगता नहीं है कि स्कूलों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है ये, खासतौर पर कोरोना काल में? देखिए, स्कूलों में परीक्षाएं सारे स्कूल एग्जाम सेंटर नहीं होते हैं। किसी भी बोर्ड के द्वारा मांगा जाता है कि कौन कौन एग्जाम सेंटर बनना चाहते हैं और उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है जो सभी गाइडलाइंस को पालन करते हैं, जो उन्हीं को एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। जैसे मैं अपने NIOS की बात करूं, हम वेबसाइट पे डालते हैं और हम मांग करते हैं कि किनको एग्जाम सेंटर बनाना है, उसके बाद हम अपने विवेक से निर्णय करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि पिछले बार जो हमारी गाइडलाइन थी, हमने 12 बच्चों को एक कक्षा में अनुमति दी और उनके बीच में भी 2 मीटर का अंतर दिया गया। विभिन्न स्तर होते हैं और कक्षा 12वीं तक आते आते मुझे लगता है कि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ की ओर एम्बार्क करने की तरफ भी रहते हैं। और छोटे स्तर पे बच्चों को थोड़ा सेफ्टी गाइडलाइंस, इस सारी चीजों के लिए आसपास में आपस में खेलने कूदने पे ये सारी चीजें होती हैं। तो छोटे स्तर पे निश्चित रूप से हम परीक्षाओं के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है जो 3 स्तर है शिक्षण के, उस स्तर पे बच्चे थोड़े मैच्योर होते हैं और वहां पे उनको परीक्षा की जो गंभीरता है वो उनको पता होती है। जहां तक स्कूलों के बारे में आपने प्रश्न किया, परीक्षा केंद्र उन्हीं को बनाया जाता है जो सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। तो ये विवेक पे है कि कौन सा बोर्ड किस तरीके से चुने और वहां पे किस तरीके से कड़ाई से पालन करते हुए सुरक्षा निर्देशों का परीक्षा करे। तो ये एक निश्चित रूप से प्रक्रिया चली आ रही है। पिछले दिनों CBSE ने भी और NIOS ने भी अपनी परीक्षाएं करवाई और आगे भी अगर स्थिति ऐसी बनती है तो निश्चित रूप से इन स्थितियों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है KG सुरेश जी, लेकिन एक चीज तो यहाँ माननी पड़ेगी कि कोरोना काल ने एक तरह से सिखा दिया है कि जो परीक्षा पद्धति है या फिर जो स्कूलिंग पद्धति है या शिक्षा की जो पद्धति है उसके बारे में कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एक ऐसे विकल्प को भी तैयार करने की जरूरत है कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस बाबत बच्चों का नुकसान ना हो और किसी भी तरीके की कोई विसंगति पैदा ना हो। नहीं प्रियंका जी, CBSE ने लगभग 30% अपना सिलेबस, कोशिश ये है कि बच्चों को है ये जो आपने चुनौतियों के बारे में उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था, मैं ये नहीं कहता वो कोई व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो भी संभव है वो सभी सरकारों ने करने का प्रयास किया है। लगता है कि हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना, हमने शायद नहीं सोचा इस वक्त ये कोरोना की जो महामारी है इसका ये जो दूसरा वेव है ये घातक और इतना खतरनाक, और ऐसे में भविष्यवाणी करना तो नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो क्या है के अनुसार हमारी बात होती है कि बच्चों को सुरक्षित रखते हुए हम किस तरीके से हम उनके करियर की उसके साथ भी खिलवाड़ ना हो इसको सुनिश्चित करना। लेकिन आगे भी हमको शायद एग्जाम भी किसी ब्लेंडेड फॉर्मेट जैसे एजुकेशन पैकेज हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल तो है वो कई स्कूलों में, ज्यादातर स्कूलों में प्रैक्टिकल 12वीं के वो फिजिकल फॉर्मेट प्रत्यक्ष में हुआ। और अपने यूनिवर्सिटी में जो है हमने कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस करवाए, डेफर करके क्लासेस सप्ताह में 1 दिन बैचेस के लिए हमने करवाए। तो कुछ जरूर हमने प्रैक्टिकल लेसन जो जहां हैंड्स ऑन, बाकी आगे चल के मुझे लगता है कि हमको एक बड़े पैमाने पर हमको ब्लेंडेड फॉर्मेट करना है, क्योंकि अभी जैसे नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमें पता नहीं यहाँ भी केसेस आ रहे हैं जहाँ वैक्सीन लग चुका है उनको भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में अकेला एक कोई गारंटी, हाँ वैक्सीन जरूर लगाने से वो जानलेवा नहीं होगा यही कहना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेट सिक्योरिटी आपका मास्क रहेगा, आपका डिस्टेंसिंग रहेगा और आपका सैनिटाइजिंग रहेगा। तो उनको ध्यान में रखते हुए फॉर्मेट में धीरे धीरे और उस दिशा में शिक्षा क्षेत्र भी तय हो, उस दिशा में जो है ज्यादा छात्रों को किस तरीके से जोड़ सके, इस टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके,
ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी से वंचित ना हो। और NIOS, कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, इस तरह के जो रिसोर्सेस है जो ओपन स्कूलिंग, ओपन टीचिंग में इन्वॉल्व है, इनको बहुत ज्यादा इनका दखल, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन तक हम MOOC के माध्यम से हम कंटेंट उन तक पहुंचा सके छात्रों। ये बहुत देखिए, एक आपका एक तो जो उनको पहुंचे जिससे वो लाइव हो सके, लेकिन ऐसे भी व्यवस्था है जहां शायद वो लाइव बैंडविड्थ के कारण उन तक नहीं पहुंचे, लेकिन आप उन तक कंटेंट पहुंचा सकते हैं। इसकी भी आज के तारीख में व्यवस्था है। सामुदायिक रेडियो को बहुत बड़े पैमाने पर हम यूज कर सकते हैं। हमने देखा है सियरा लियोन जैसे एबोला के दौरान रेडियो को बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। NIOS का भी रेडियो स्टेशन है, और भी संस्थाओं के रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन बहुत प्रभावी ढंग से हम, लेकिन इसके बारे में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। ज्ञानवान हो, MOOCs हो, CBC हो, इसके बारे में थोड़ा जानकारी पब्लिक में कम है। इस दिशा में ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। ठीक है। अपराजिता जी, क्या अभी जो टेलीविजन के जरिए हो या रेडियो के जरिए हो, अभी जिस तरह से सरोज जी कह रहे थे कि बाकायदा इन जरियों के, इन तरीकों से बच्चों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाती है, उनको एक तरह से शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, आप खुद कई पेरेंट्स से मिलती हैं, बात करती हैं, क्या वो पूरी तरीके से सक्षम हैं? ये जो स्रोत हैं एजुकेशन देने के, ये जो तरीके हैं बच्चों को शिक्षा देने के, क्या उससे अभिभावक पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? क्या उससे बच्चे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? उनको लगता है कि हाँ, ये एक सही तरीका है जिसके जरिए उनका जो शिक्षा है वो उन तक पूरी तरीके से पहुंच पाएगी सार्थक तरीके से? देखिए, अभी हम जिस मंथ में आके ये बात कर रहे हैं, वहाँ बच्चों का फिलहाल पूरा फोकस है एग्जाम्स पे। शिक्षा के तरीके तो साल भर पहले हम लोगों को डिसाइड करने चाहिए थे, और वो पिछले साल की पूरी बात हो जानी चाहिए। हम बिल्कुल एंड पर आकर अभी शिक्षा के तरीकों में न जाकर फिलहाल अगर हम एग्जाम्स की बात करें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि CBSE जो भी डिसाइड करना है टाइमली डिसाइड कर ले। एक छोटी सी मांग, जब बच्चे इतने ज्यादा एंजाइटी में आए हुए हैं, टेंशन में आए हुए हैं, यदि शिक्षा मंत्री एक बार मीडिया में के आकर बच्चों को एक बार बता दे कि हाँ, उनके बारे में सोचा जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को राहत मिलेगी। चाहे आप हफ्ते की 10 दिन 12 दिन बाद आप उसको डिसाइड करें। दूसरी बात, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, 20 दिन बाद उनके एग्जाम हैं, अगर उनको एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो जिनसे भी बात करनी है CBSE को टाइमली डिसाइड करके इसको टाइमली आउट करें। क्योंकि मात्र 20 दिन बाद अगर वाकई में रहता है कि नहीं एग्जाम ही होंगे, क्योंकि अगर हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं आपको दिल्ली की कुछ बताती हूँ। यहाँ पर टीचर्स नदारत है से, और स्कूल में ये बोल दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो ये नहीं बता रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। आप देखिए, मैं आंकड़ों की अगर बात करूँ तो आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि रियल बाहर नहीं आ रहा। एक छोटे से आंकड़ों की फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी जो पीछे हेल्थ डिपार्टमेंट ने शेयर किए थे, जिसमें टोटल मिला के हम करें तो 80,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये मैं बात कर रही हूँ 1 मार्च से 4 अप्रैल तक का जो डेटा आया था, जिसमें ज्यादा जो नंबर आया है महाराष्ट्र के बच्चों का आया है, तो 60,000 महाराष्ट्र के बच्चे थे। तो यहाँ बच्चों की एंजाइटी, डर बहुत जायज है। रही बात कैसे पढ़ाया जाए, मैं माफी चाहूंगी हमारे यहाँ जो शिक्षाविद बैठे हुए हैं, क्योंकि आज बिल्कुल बच्चों के एग्जाम देने का टाइम आ चुका है। और रही बात की अगर मैं बताऊं तो NIS वाली मैम यहाँ पर बैठी है, NIS की अपना पैटर्न है। हम यहाँ बात वो स्कूल के बच्चों की जो या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जो ऑनलाइन एजुकेशन लेने में सक्षम थे, यहाँ बात करें सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो आधा ऑनलाइन या किसी तरीके से ऑफलाइन अपनी पढ़ाई करते, तो वहाँ अगर हम उन बच्चों की बात करें, वहाँ उनकी कहीं ना कहीं आधी अधूरी पढ़ाई है, और कहीं ना कहीं एक पीछे एंजाइटी है कि हमारी जो प्रिपरेशन हुई है ऑनलाइन हुई है, हमने एग्जाम जाके ऑफलाइन देना है, ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ वही 25 से 30% वो बच्चे भी हैं
उन्होंने दिल लगा के मेहनत की है, ऑनलाइन ही पढ़ाई करके ही उन्होंने पूरी की पूरी मेहनत की है, तो वो जो जंग है 30% वाले बच्चे, वो तो चाहेंगे एग्जाम हो, समय से एग्जाम हो और ऑफलाइन। बट अंत में एज पेरेंट ऑल्सो, क्योंकि मेरी डॉटर भी 12th में पढ़ती है, और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो, बच्चों की जो जान है हमारे लिए सबसे अहम है। देखिए, चुनाव होते रहेंगे, IPL होते रहेंगे, ये सब कुछ होता रहेगा, बट याद रखिए यहाँ हम बच्चों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि बच्चों के मामले में बच्चों की जो हेल्थ है उसकी जांच के लिए हम लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं। ठीक है सुरेश जी, अभी अपराजिता जी ज्यादातर शायद उन बच्चों के बारे में बात कर रही हैं जिनकी तैयारी पूरी है या जो समझते हैं कि हाँ उनकी पढ़ाई अच्छे से हुई है, लेकिन क्या हम अगर एग्जाम्स की डेट सामने आती है तो क्या उन बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कि जिनके ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई नहीं हो पाई, जिन्होंने अपने बलबूते पढ़ाई की है, जो स्कूल नहीं गए, ऑनलाइन एजुकेशन जिन्होंने नहीं ली, सिर्फ अपने बलबूते पढ़ाई की है, तो क्या उनके लिए तो थोड़ी चिंता होगी, उन्हें तो परेशानी हो जाएगी, उन्हें तो टेंशन हो ही जाएगी कि अब ऑफलाइन एग्जाम देना है, एक फोबिया भी बन जाएगा शायद उनके अंदर। प्रियंका जी, ये जायज है, शायद इसका उत्तर मेरे पास है भी नहीं, लेकिन मैंने उनके खातिर आप फोन करेंगे क्या? हमारे मेरा पहला सवाल पहले उत्तर में ही मैंने दिया, क्या कोरोना का एक टाइम फ्रेम है, कोरोना का डेडलाइन है? अगर हमने 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया तो क्या 3 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे? क्या तैयार हो जाएंगे? क्या तक हम जो है ये एग्जामिनेशन को कैंसिल करते रहेंगे? किस आधार पर संस्थाएं तय करेंगे उससे बेहतर बच्चे कैसे आए? देखिए, साल की मानसिकता ये रहती है कि साल के अंत में पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम देना है, उसके अनुसार बच्चे तैयारी करते हैं। आप इंटरनल असेसमेंट का, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय, मैं भी दिल्ली से हूं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब कट ऑफ परसेंट 98-99% में बात करता है, आप किस आधार पर ये परसेंटेज तय करेंगे? बिल्कुल, बच्चों की तैयारी का मायना क्या है? मापदंड तो होना चाहिए ना, तो एग्जाम तो होना आवश्यक है। मैं मानता हूं कुछ बच्चों के साथ ये अन्याय होगा, लेकिन अगर नहीं कराया तो सबके साथ अन्याय होगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कट ऑफ लिस्ट किस तरीके की आएगी वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए, एग्जाम अगर हो भी जाते हैं, बच्चे पास भी होते हैं, तो उसके बाद जो जिन संस्थानों में बच्चों को जाना है वहां पे कट ऑफ लिस्ट किस तरह की होगी, क्योंकि तैयारियां ऑनलाइन के जरिए हुई है और अगर एग्जाम ऑफलाइन होते हैं तो बच्चों के सामने, खासतौर पर अभिभावकों के सामने भी एक बड़ी चिंता का विषय रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सबसे पहले एग्जाम होंगे या नहीं, इस पर सरकार को अपना रुख साफ करना होगा। और दूसरी तरीके से ये कि अगर स्थगित होते हैं तो एक टाइम पता होना चाहिए बच्चों को कि ये हमारा टारगेट है, इस वक्त तक हमको पूरी तैयारी करनी है। और उसके बाद जो तीसरा कदम आता है कि आखिर जिन संस्थानों का, जिन सब्जेक्ट्स का रुख करना है बच्चों को, उसके लिए वो कितने तैयार हैं, और साथ ही कट ऑफ लिस्ट किस तरीके की आने वाली है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ।